वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं इस नावल का पार्ट 13 लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो चलें फिर ये नावल शुरू करते हैं। इन्हीं सोचों के साथ अजलान डॉक्टर सलीम के साथ मुर्तज़ा बेग के पास चला गया था, जहाँ सब मौजूद थे। आगे रिपोर्ट मुर्तज़ा बेग ने डॉक्टर सलीम के हाथ में फ़ाइल देखकर कहा, मुर्तज़ा साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बेटा हार्ट डोनेट नहीं कर सकता अपनी वाइफ को। ये रही इसकी रिपोर्ट्स। डॉक्टर सलीम ये कहकर फ़ाइल मुर्तज़ा बेग को देते हुए बाहर चला गया था। रिपोर्ट्स के बारे में सुनकर जहाँ मुर्तज़ा बेग के साथ साथ बाकी सब भी पुरसुकून हो गए थे, वहाँ ज़मार की बेचैनी बढ़ गई थी। ये कैसे हो सकता है? मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ तो क्यों नहीं रिपोर्ट्स मैच हुई? ज़मार ने जल्दी से मुर्तज़ा बेग के हाथ से फ़ाइल पकड़ते हुए उसे देखना शुरू हो गया था। ज़मार, रिपोर्ट्स में जो लिखा है हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते। मुर्तज़ा बेग की बात सुनकर ज़मार ने इसकी तरफ देखा। मैं किसी दूसरे अस्पताल से अपने टेस्ट करवाता हूँ। ज़मार के जवाब ने सबको एक बार फिर चौंका दिया था। ज़मार, तुम अब पागलों वाली बात कर रहे हो क्या? तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे इन टेस्ट पर दिन ज़ाया कर दें और रमज़ा के लिए हार्ट का अरेंज करना छोड़ दें और इसे ऐसे मरने दें? अदनान यहाँ इसी अस्पताल में होता है। अगर रिपोर्ट्स में कुछ गलत होता तो वो बता देता। मुर्तज़ा बेग की आवाज़ में अब गुस्सा था। ज़मार अंकल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए। अंजा के भाई को अब सब बताना होगा। अब मज़ीद हम इनसे नहीं छुपा सकते। अजलान की बात सुनकर ज़मार ने मायूसी से फ़ाइल टेबल पर रखी थी और कुर्सी पर एक हारे हुए शख्स की तरह बैठ गया था। ज़मार की ऐसी हालत देखकर मुर्तज़ा बेग ने अजलान की तरफ देखा। मैं और शहरियार चलते हैं तुम्हारे साथ। ज़मार को अंजा के पास से रहने दो। मुर्तज़ा बेग की बात पर अजलान ने मुस्बत में सर हिलाया और बाहर आ गया था। जिब्रान शाह जो कैंटीन से वापस डॉक्टर रूम की तरफ आ रहा था, अजलान को देखकर वहीं रुक गया था। अजलान से पूछने पर जिब्रान शाह को सब पता चल गया था। जिब्रान शाह के अंदर अब पहले से ज़्यादा बेसुकूनी पैदा हो गई थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अंजा के लिए क्यों इतना बेचैन और परेशान हो रहा था, जबकि इसे मिले अभी कुछ दिन ही हुए थे। जिब्रान शाह ने वक्त ज़ाया किए बगैर अपना मोबाइल निकाला, किसी को कॉल मिलाते हुए बाहर आ गया था। मुर्तज़ा बेग और शहरियार अजलान के साथ हसीब के घर चले गए थे। वहाँ जाकर मुर्तज़ा बेग ने जब सब हसीब को बताया, तब हसीब को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस केस ने जो सुना था क्या वो सच था? हसीब, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये सब छुपाने के लिए बुरहान अब्बासी ने ही मुझे कहा था। वो नहीं चाहता था कि वक्त से पहले ही इसकी बेटी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाए और हिम्मत हार दे, इसलिए इसने हर किसी से ये बात छुपाई थी। हसीब की आंखों में नमी आ गई थी। इसकी लाडली बहन इस हालत में थी और वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। मैं भी मालूम करता हूँ मैं अपने जाने वालों से। आप मुझे अंजा की रिपोर्ट भेज दें। हसीब ने खुद को संभालते हुए कहा। ठीक है, लेकिन तुम परेशान मत होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मिसेस भी इस हालत में नहीं है कि तुम इसे अकेला छोड़ सको, इसलिए मैं यहाँ खुद आया हूँ। जैसे ही कहीं से इंतज़ाम होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। मुर्तज़ा बेग ने सोफे से उठते हुए कहा। अजलान, तुम थोड़ी देर अपनी आपी के पास रुक जाओ, मैं अस्पताल में अंजा को देख लूँ। हसीब की बेचैनी को देखते हुए अजलान ने हामी भर ली थी। दरक्षा को अभी कुछ मत बताना, मैं मौका देकर खुद ही बता दूंगा। हसीब ने जाते हुए अजलान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर अजलान खामोश रहा। हसीब मुर्तज़ा बेग और शहरियार के साथ अस्पताल से निकल गया था। ज़मार डॉक्टर रूम से निकलकर जैसे अंजा के कमरे की तरफ जाने लगा था, सामने से अपनी तरफ से आते हुए जिब्रान शाह को देखकर वहीं रुक गया था। तुम यहाँ अभी तक क्या कर रहे हो? ज़मार की बात जिब्रान शाह को चुभी ज़रूर थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया था। ये कुछ अस्पतालों की लिस्ट है जहाँ बॉडी पार्ट्स डोनेट होते हैं, इनसे मालूम कर लेना। जिब्रान शाह ने पेपर ज़मार की तरफ करते हुए कहा। ज़मार ने एक नज़र पेपर पर डाली और फिर जिब्रान शाह पर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, हमारी फैमिली के पर्सनल मामला से दूरी रहो। एक वकील हो तो वकील बनकर रहो, अपनी फैमिली के लिए मैं अभी हूँ। ओके। ज़मार ने जिब्रान शाह के हाथ में पकड़े पेपर को अपने हाथ से पीछे करते हुए अंजा के कमरे की तरफ चला गया था। ज़मार की इस हरकत पर जिब्रान शाह दांत पीस कर रह गया था। वो किसी हक से ज़मार से बहस करता, सच ही तो कहकर गया था कि वो बस एक वकील है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रात होने वाली थी। हर तरफ अंधेरा अपने पर फैलाने को तैयार था। इसी अंधेरे में मैरिश अपने कमरे की लाइट्स बंद किए लेटी हुई थी जब इसके मोबाइल पर मलिक बासत की कॉल आई थी। वो आज इससे घर लेकर जाने वाला था। कांपते हाथों के साथ मैरिश ने मोबाइल पकड़ा और एक लम्हे को इसे लगा कि वो कहीं दूर भाग जाए, जहाँ मलिक बासत का इसे साया भी नजर न आए। जितनी वो इससे मोहब्बत करती थी, आज ये इतना ही से डर रही थी। मोबाइल पर मुसलसल बेल हो रही थी, जो जवाब न मिलने पर बंद हो गई थी। मैरिश ने मोबाइल बेड की दूसरी तरफ रखा और अपने आप को समेट कर लेट गई थी। इतने में तबस्सुम बेगम कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर आई। इसके हाथ में मोबाइल था जिस पर मलिक बासत की कॉल थी। तबस्सुम बेगम ने कमरे की लाइट्स ऑन की तो मैरिज ने रोशनी से बचने के लिए आंखों पर हाथ रख लिए थे। इसे इल्म नहीं था कि मलिक बासत ने इसकी मम्मी के मोबाइल पर कॉल कर ली थी। मैरिज, तुम सुबह से कमरे में बंद हो, रात का खाना खा लो, उठ जाओ, और ये लो बासत की कॉल आई है, तुम शायद उठा नहीं रही
उठा नहीं सकी तो इसने मुझे कर दी थी। तबस्सुम बेगम की बात सुनते ही मैरिज को जैसे करंट लग गया था। इसने फौरन आंखों से हाथ हटाया और अपनी माँ की तरफ खौफ से देखा। तबस्सुम बेगम महरिश की इस हालत को देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए मोबाइल महरिश के हाथ में थमा दिया था। हेलो, महरिश ने डरते डरते कहा। जी ठीक है। महरिश ने मलिक बादशाह की बात सुनी और मुख्तसर जवाब देते हुए कॉल बंद कर दी। क्या हुआ, क्या कह रहा था बासित? तबस्सुम बेगम को अब परेशानी हो रही थी। वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, जब तक वापस नहीं आ जाते मैं यही रहूंगी घर में, वहाँ अकेली होंगी। इसलिए महरिश ने गहरा सांस लिया। मलिक बादशाह का इस्लामाबाद जाना इसके लिए किसी नेमत से कम साबित नहीं हुआ था। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद कर दें जाने से पहले। मैरिश अपनी माँ को कहकर दोबारा फिर से आंखें बंद कर ली थी। वो कल रात जो कुछ हुआ से याद करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो हर बार नाकाम हो रही थी। रफ्तार से वक़्त अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चल रहा था, जिससे इसने अपने लगाए हुए 2 दिन वक़्त अपनी रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चल रहा था, जैसे उसने पर लगा लिए हों। 2 दिन गुजर गए थे ज़मार को हर तरह की कोशिश करते हुए, लेकिन मायूसी ने तो जैसे ज़मार का साथ देने का वादा कर लिया था। रात को वो हंसा के पास बैठे लैपटॉप पर हर इस अस्पताल में जहाँ डोनेशन का सिस्टम होता वहाँ अप्लाई करता और दिन को मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर मालूम करता। खाना पीना तो दूर की बात, ज़मार को सोने का और अपने ऑफिस का होश भी नहीं था। ज़मार अपने सारे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई थी। दूसरी तरफ मुर्तज़ा बेग और बाकी सब भी इसी कोशिश में लगे हुए थे। शाम को अस्पताल आकर अंजा की खैरी मालूम कर लेते। जब ज़मार दिन के वक़्त अंजा के पास नहीं होता, तब अज़लान अंजा के कमरे में हर 2 घंटे बाद इसे चेकअप करने लाजमी करता था। आज भी ज़मार 2 अस्पताल से मालूम करके आया था। इसे कुछ उम्मीद नज़र आई थी। एक अस्पताल वालों ने ज़मार को यकीन दहानी करवाई थी कि वो शाम तक इंतज़ाम हो जाएगा। इनके पास डोनेशन के लिए बॉडी पार्ट्स आ रहे हैं। इसी उम्मीद में ज़मार अस्पताल वापस आ गया था, और जब अस्पताल वापस आया तो 4 बज चुके थे और अस्पताल वालों ने शाम के 6 बजे का टाइम दिया था। ज़मार ने घर कॉल कर दी थी। ज़मार की कॉल पर सबने शुक्र अदा किया। कहीं से तो कुछ उम्मीद नज़र आई थी। शाम के 6 बजने वाले थे। सब अस्पताल से कॉल आने का वेट कर रहे थे, लेकिन अस्पताल वालों की तरफ से कॉल नहीं आई थी। 6 से ऊपर का वक्त हो गया था। ज़मार को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस उम्मीद से वो वहाँ से निकला था, वो इतनी जल्दी कैसे टूट सकती थी। सब कुछ वो अपनी आंखों से देख कर आया था। डोनेशन की लिस्ट में हार्ट था। मैं खुद जाता हूँ इस अस्पताल में, ज़मार कहते हुए जैसे उठा। अस्पताल से कॉल आ गई थी। नंबर को देखते हुए ज़मार ने फ़ौरन कॉल रिसीव की, लेकिन आगे से मिलने वाला जवाब ने ज़मार को चुका दिया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लिस्ट गलत थी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। ज़मार खुद पर काबू नहीं रख सका और गुस्से से बोल पड़ा, जिस पर शहरिया ने ज़मार का हाथ पकड़ते हुए उसे चुप रहने का कहा। ज़मार कॉल बंद करते हुए फिर मायूसी से बैठ गया था। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो गया था। दूसरी तरफ अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉल बंद करते हुए चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट लिए अपने सामने बैठे बंदे को देखा, जो पैसों से भरा बैग इसकी तरफ कर रहा था, और वो कोई और नहीं मलिक बादशाह था, जो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। ज़मार इस बात से बेखबर था। इसकी मायूसी के पीछे मलिक बादशाह का काला साया है, जो इसे कामयाब नहीं होने दे रहा था। अगले दिन दूसरे अस्पताल वालों ने भी माजरत कर ली थी। ज़मार का दिमाग घूम गया था कि समझ नहीं आ रही थी कि यूँ अचानक सब अस्पताल वालों को हो क्या गया है। लेकिन इन सब में मलिक बादशाह एक गलती कर गया था। जैसे ही ज़मार को दूसरे अस्पताल से कॉल आई और वजह वही बताएगी जो पहले अस्पताल वालों ने बताई थी, तो ज़मार ने फ़ौरन फ़हद को कॉल मिला दी और सब मालूम करने का कहकर इसके पीछे कौन है कॉल बंद कर दी थी। मुर्तज़ा बे ने ज़मार को आवाज़ दी, जो अभी अस्पताल के दरवाजे पर ही खड़ा था। ज़मार, थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ। देखो अपना हुलिया, ना खाने का होश ना पहनने का। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, जनान और हसीब हैं यहाँ पर। मुर्तज़ा बे की बात सुनकर ज़मार ने गहरा सांस लिया था। वो अपने डैड के चेहरे पर परेशानी देख चुका था। ठीक है डैड, ज़मार कहते हुए मुर्तज़ा बे की गाड़ी में ही घर की तरफ रवाना हो गया था, लेकिन सारे रास्ते से ये बात सुकून नहीं लेने दे रही थी कि दोनों अस्पताल एक जैसी वजह कैसे दे सकते थे। शहरियार पहले से ही घर में मौजूद था। इसने खाने का इंतज़ाम वक्त से पहले करवा लिया था। वो जानता था कि इसका भाई 3 दिन से सिर्फ पानी और कॉफ़ी पर गुजारा कर रहा था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाता हूँ। मुर्तज़ा बेग ने ज़मार के कंधे पर हाथ रखा तो वो आगे से कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ चला गया था। कमरे में कदम रखते ही इसकी आंखों के सामने जैसे अंजा कमरे में चल फिरती नजर आ रही थी, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। अंजा, तुम एक बार ठीक हो जाओ। गम तो दूर की बात, छोटी सी तकलीफ को भी तुम्हारे पास से गुजरने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो सब खुशियां तुम्हें दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ज़मार ने सोचते हुए गहरा सांस लिया और कोट उतार कर बेड पर रखते हुए शावर लेने चला गया था। खाने के टेबल पर मुर्तज़ा बेग और शहरियार ज़मार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी ही ज़मार हाथ में बैग उठाई, जिसमें इसने अपना
रंजा का कुछ सामान रखा था, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मुर्तज़ा बेग ये सब देखकर समझ गया था कि ज़मार अब घर तभी आएगा जब रंजा ठीक हो जाएगी, लेकिन वो इस बात पर भी मुतमिन था कि वो कम से कम आज तो घर आ गया था। ज़मान डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर आकर बैठ गया था, लेकिन खाना देखकर इसका दिल नहीं कर रहा था कि वो एक नवाला भी अपने हलक से उतारे। भाई खाना शुरू करें। शहरियार की आवाज़ पर ज़मान ने प्लेट में डाले चावलों का अभी चम्मच भरा ही था कि इसके मोबाइल पर कॉल आ गई थी। ज़मान ने वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन कॉल उठाई। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। ज़मान ने कॉल बंद करते हुए खाने का चम्मच वहीं प्लेट में रखा और फ़ौरन कुर्सी से उठ गया था। ज़मार, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मुर्तज़ा बेग ने ज़मार को ऐसे उठते देखकर कहा। डैड अस्पताल से थी, वहाँ हार्ट का इंतज़ाम हुआ है, मुझे फ़ौरन जाना है, कहीं फिर कोई मसला ना हो जाए। ज़मान ने कुर्सी की बैग से कोट उठाते हुए कहा और बाहर की तरफ तेज़ कदमों के साथ चला गया था। ज़मार हम ज़मार हम भी आते हैं। शहरियार और मुर्तज़ा बेग ने भी वहाँ खाना छोड़ा और ज़मार के साथ इस अस्पताल में पहुँच गए थे। वो अस्पताल बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटे इलाके में बना हुआ अस्पताल था जहाँ इलाके के रहने वालों का इलाज होता था। जी डॉक्टर साहब, आपने कॉल की थी? ज़मान ने आते ही से इस अस्पताल के इंचार्ज को कहा। जी मैंने ही कॉल की थी। दरअसल कुछ देर पहले हमारे पास एक एक्सीडेंट का केस आया था। लड़की थी, इसकी हालत बहुत बुरी थी, इसने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। लेकिन जब इसकी सर्जरी चल रही थी तो तब हमने इसके कुछ टेस्ट करवाए थे। इसी को देखकर मुझे आपकी वाइफ का जहन में आया था। इस लड़की की उम्र, ब्लड और बाकी सब ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स आपकी वाइफ से मैच कर रहे थे। मैंने इसकी माँ से बात की थी कि हार्ट डोनेट करने की, लेकिन वो नहीं मानी। आप एक बार कोशिश कर लें, शायद आपकी बात मान जाए। डॉक्टर की बात सुनकर ज़मान ने अपने डैड की तरफ देखा। ज़मार को ये सब मुश्किल लग रहा था कि एक माँ से ही कहना कि अपनी बेटी का दिल इसकी बीवी को डोनेट कर दे। ज़मार, एक कोशिश कर लो। मुर्तज़ा बेग ने ज़मार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप चले मेरे साथ, मैं इनसे मिला देती हूँ। डॉक्टर ने ज़मार को कहा और वो इस डॉक्टर के साथ इमरजेंसी रूम की तरफ चला गया था। इसके बाहर वो औरत हाथ में अपनी बेटी की तस्वीर पकड़े बैठी थी और इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो रही हैं, आप इनसे बात कर लें। डॉक्टर के कहने पर जहाँ ज़मान ने इस औरत की तरफ देखा था, वहाँ औरत ने भी ज़मार पर सरसरी सी नज़र डाली थी। ज़मार कुछ देर तक इस औरत को दिखता रहा, लेकिन इसके निकलते आंसू को देखकर वो वापस पलट गया था। क्या हुआ? बात क्या हुआ? आपने बात कर ली? डॉक्टर ने ज़मार को अपनी तरफ आता देखकर कहा। नहीं, मैं बात नहीं कर सका। मैं कैसे इनको कहूँ? जिस माँ ने अभी भी अपनी बेटी खोई हो, वो इसका दिल मेरी बीवी को डोनेट कर दे। मैं इतना जालिम नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरी वाइफ के पास अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन मैं किसी को दुखी करके अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकता। आप इनको मज़ीद फोर्स मत करें, कहीं और इंतज़ाम होता है तो मुझे बताइएगा। ज़मार ये कहते हुए वहाँ से चला गया था और डॉक्टर भी एक सर्द आह भरकर रह गई थी। ज़मार इस बात से बेखबर था कि वो औरत इसकी तमाम बातें सुन रही थी। ज़मार ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते ही अपने डैड को जाने का कहा और तीनों अस्पताल के बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़े थे, जब ज़मार के कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे? इस औरत की आवाज़ सुनते ही ज़मार के साथ साथ मुर्तज़ा बेग और शहरयार के कदम रुक गए थे। ज़मार ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। क्या तुम मेरी बेटी के दिल को तोड़ोगे तो नहीं? इसे रंजीदा तो नहीं होने दोगे? इस औरत की बात सुनकर ज़मार की आंखों में नमी आ गई थी। वो आगे बढ़ के इस औरत के पास आया। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी के दिल को कभी भी रंजीदा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। ज़मार की बात पर इस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी एक ही बेटी थी और मेरा कोई नहीं था। अगर तुम्हारी वाइफ मेरी बेटी के दिल से फिर से ज़िंदा हो सकती है तो मुझे अपनी एक और बेटी मिल जाएगी। मैं इसे देखकर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार लूँगी। औरत ने कहते हुए अपने आंसू साफ किए थे। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें हमारी बहू से मिल सकती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी रह सकती हैं। आपने इतनी बड़ी मेहरबानी की है हम पर, हम लोग आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। मुर्तज़ा बेग ने आगे बढ़कर इस औरत को कहा। मैं बस यही चाहती हूँ कि अपनी बेटी का दिल जो तुम्हारी वाइफ के सीने में धड़केगा वो हमेशा खुशियों से बड़ा भरा रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कभी कभार मैं तुम्हारी वाइफ से मिलने आया करूँगी। इस औरत ने जैसे अपनी बात मुकम्मल की, ज़बान ने आगे बढ़ के इस औरत के हाथ पकड़ते हुए इसकी तरफ देखा। आप मेरी माँ जैसी हैं, आप जब भी आना चाहें आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हक समझ कर आ सकती हैं। ज़मार की बात पर इस औरत ने आंखों में प्यार लिया, ज़मार की तरफ देखकर मुस्बत में सर हिलाया था। इस लड़की की डेड बॉडी को इसी अस्पताल में मुंतकिल करवा दिया गया था जहां हंजा थी। ज़मार मुर्तज़ा बेग के साथ अभी अस्पताल में पहुंचा ही था कि अस्पताल के बाहर फ़ाहद को चक्कर लगाते देखकर ज़मार वहीं रुक गया था। ज़मार साहब, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे यहाँ आना पड़ा। फ़ाहद ने ज़मार को देखते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? पता चला? ज़मार ने फ़ाहद को कहा। जिस पर ज़मार जी जिस जी ज़मार साहब, वो दरअसल फ़हद बात करते हुए रुक गया था।
इसने मुर्तज़ा बेग और शहरियार की तरफ देखा था। तुम बता सकते हो, बोलो, जमार ने फाहद को कहा। जमार साहब वो मलिक बासत था जिसने दोनों अस्पताल में हार्ट डोनेशन के लिए रोका था। फाहद की बात सुनकर जहाँ जमार का खून खोला था वहाँ मुर्तज़ा बेग अपनी मुठ्ठियाँ कसकर रह गया था। इसकी इतनी जरूरत कि वो इस हद तक जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो हमारी फैमिली के मामलात में दखल अंदाजी कैसे कर सकता है? शहरियार गुस्से से बोला। रुक जाओ शहरियार, इसको हम बाद में देख लेंगे, अभी अंजा का ऑपरेशन होने दो और वो इस अस्पताल में कुछ नहीं कर सकता। जमार ने शहरियार को पुरसकून रहने का कहा। वो जानता था कि अगर इस वक्त कोई गुस्से में कदम उठाया तो नुकसान हमें ही होना है। वहाँ तुम मलिक बादशाह पर नजर रखो, बाकी मैं और अजलान अस्पताल में देख लेंगे। जमारी कहते हुए अस्पताल के अंदर चला गया था। सारे प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद अंजा का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जमार के चेहरे पर अब काफ़ी हद तक सुकून के तासुरात थे। जमार ने पहले से ही तजुर्बाकार हार्ट सर्जन का निज़ाम कर रखा था। जैसे हार्ट मिलते ही बस कॉल करनी थी, इसलिए वो मुतमिन था और इस बात पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि इसने अंजा को एक और नई ज़िंदगी दी थी। तुम सब कहाँ मर गए थे जब जमान ने इस अस्पताल में हार्ट का इंतजाम किया था? मैं तुम्हें पैसे की चीज़ के देता हूँ। मलिक बासर को अंजा की सर्जरी का पता चला तो वो वापस से बाहर हो गया था, इसलिए जो अपने बंदे जमान के पीछे लगाए थे इन पर गुस्सा निकाल रहा था। सर, हमने तमाम बड़े अस्पतालों पर में नज़र रखी हुई थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो एक छोटे और निजी अस्पताल में अरेंज करवा लेगा। हम इसके लिए कसूरवार हैं। इन बंदों में से एक ने कहा। वो जानते थे कि अगर हमने बात ख़त्म नहीं की तो ये हमें ख़त्म कर देगा। अपने बंदे की बात सुनकर मलिक बादशाह ने इसकी तरफ गुस्से से देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अब शक्ल मत दिखाना। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, बाकी अब बचा क्या है? मलिक बादशाह के कहने की देर थी, वो बंदे फ़ौरन कमरे से बाहर आ गए थे। कुछ देर की खुशी मना लो जमाल बेग, फिर तुम्हें रोना ही है और मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम्हें कंधा ही नहीं मिलेगा सहारे के लिए। मलिक बादशाह ने कहते हुए गुस्से से अपने हाथ में पकड़े गिलास को ज़मीन पर दे मारा था। 9 घंटे गुजर गए थे अंजा की सर्जरी होते, सब वहाँ मौजूद थे। जमार, हसीब, दुरक्षा, मुर्तज़ा बेग, शहरियार और जलान, सबकी नज़रें ओपीडी पर टिकी हुई थी। 9 घंटे की तवील टाइम के बाद ओपीडी का दरवाज़ा खुला और जो डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे वो बाहर आ गए थे। सर्जरी कामयाब हुई है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। ये सब डॉक्टर से सुनते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और सुकून की लहर दौड़ गई थी। जवान ने गहरा सांस लिया था, जैसे किसी ने इसके अंदर जान डाल दी हो। अमूमन ऐसे पेशेंट 3 से 6 माह में रिकवर कर लेते हैं, लेकिन आपकी पेशेंट यंग है और ऐसे पेशेंट जल्दी रिकवर कर लेते हैं अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। अभी 3 हफ्ते ही अस्पताल में रहेगी, इसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। आए हुए हार्ट स्पेशलिस्ट ने जमार और मुर्तज़ा बेग को सब बताया और वहाँ से चले गए थे। वहाँ मौजूद हर शख्स बेहद पुरसकून था। मिर्ज़ा बेग ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा आज पूरा कर दिया था। मिर्ज़ा बेग को शुक्राने के नौफल अदा करने चला गया था। दूसरी तरफ जिब्रान शाह अपने ऑफिस में था। वो इस दिन के बाद अस्पताल नहीं आया था। अपने ऑफिस में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। वो कहीं ना कहीं अंजा की इस हालत का अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था। अगर वो इस दिन इसे क्राइम सीन पर ना लेकर जाता तो ये सब ना होता। जिब्रान शाह इन्हीं सोचों में गुम था जब इसके मोबाइल पर मैसेज आने पर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑन हुई थी। जिब्रान शाह ने फ़ौरन आंखें खोलते हुए मैसेज ओपन किया और इसे पढ़ते ही जिब्रान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो अस्पताल में मौजूद नहीं था, लेकिन इसे अस्पताल के हर मिनट की खबर थी और अब भी इसे अस्पताल से मैसेज वसूल हुआ था कि अंजा के बारे में। शुक्र है मिसेज जमार, आपको अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है, जिब्रान शाह ने धीमी आवाज़ में कहा और कुर्सी से उठते हुए अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर आ गया था। जमार अंजा के पास बैठ के पास की कुर्सी पर बैठा अंजा के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जमार की आंखें अंजा के चेहरे पर टिकी हुई थी। जब अंजा ने आस्था से अपनी आधी आंखें खोली, अंजा को होश में आता देखकर फौरन कुर्सी से उठ गया था। जमार की आवाज़ कानों में पड़ते ही अंजा ने जमार की तरफ देखा। वेलकम बैक टू लाइफ। जमार की बात सुनकर अंजा ने कमरे के चारों तरफ में देखा। इसे तो बस ये याद था कि वो क्राइम सीन पर बेहोश हो गई थी। मैं यहाँ, अंजा ने रुकते रुकते कहा। ज़्यादा ना बोलो, सब बता दूंगा तुम्हें, बस तुम जल्दी से मुकम्मल ठीक हो जाओ। जमार ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए अंजा को चुप रहने का इशारा किया था, जिस पर अंजा ने धीरे से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी। 3 हफ्ते अस्पताल में जमार ने अंजा की देखभाल में गुजार दिए थे। सुबह दोपहर शाम की मेडिसिन, खाना, बातें, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जमार अंजा को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। तुम्हें ये अब ख़त्म करना होगा, जमार ने सूप का चम्मच भरते हुए अंजा की तरफ करते हुए कहा। नहीं, बस मैं मज़ीद नहीं खा सकती प्लीज़, और मुझे घर जाना है। अंजा ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मज़ीद खाने से इनकार किया। पहले ये सूप ख़त्म करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कब घर जा रहे हैं, जमार ने अंजा की आंखों में देखते हुए कहा। पक्का आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अंजा ने अपने मुंह से हाथ हटाया। पक्का।
बता दूंगा, और झूठ तो मैं तुमसे वैसे भी नहीं बोल सकता, इसलिए जल्दी से ये ख़त्म करो, फिर तुम्हारे कुछ टेस्ट हैं वो करवा कर हम आज रात घर चले जाएंगे। जमाल की बात सुनकर अंजा ने सूप का चम्मच अपने हलक में उतारा था। अंजा घर आ चुकी थी। इन 3 हफ्तों के दौरान ही अंजा को सब मालूम हो चुका था कि इसके साथ क्या हुआ था, और अब तक वो हार्ट की बीमारी में थी, और इसके बाबा जान ने इससे सब क्यों छुपा कर रखा था। ज़ुमार, तुम अब ऑफिस जाना शुरू कर दो, तकरीबन 1 माह होने वाला है। फहद की कॉल आई थी, बहुत से मामलात हैं जिनमें तुम्हारा होना लाजमी है, इसलिए तुम सुबह ऑफिस चले जाना। अंजा अब काफ़ी बेहतर है, बाकी नर्स है यहाँ, वो देखभाल कर लेगी। मुर्तज़ा बेग ने ज़ुमार को कहा तो ज़ुमार ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली थी। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। ज़ुमार कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। अंजा कमरे में बेड पर लेटे अपनी सोचों में गुम थी। ज़ुमार का इसके लिए इतना परेशान होना, इतनी केयर करने की तरफ अंजा को सुकून दे रहा था, दूसरी तरफ अजलान अंजा को बता चुका था कि ज़ुमार से अपना हार्ट डोनेट कर रहा था। वो यही सोच कर काम की थी कि अगर ऐसा हो जाता तो वो सारी ज़िंदगी ज़ुमार को देख ना पाती। क्या सोच रही है मेरी मिसेज? ज़ुमार कमरे में आते ही अंजा की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, वो बस। अंजा ने उठते हुए बेड की बैग से टेक लगाते हुए कहा। कुछ तो सोच रही थी। क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझोगे कि मुझे बता सको? ज़ुमार अंजा के पास बेड पर बैठते हुए कहा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अंजा ज़ुमार की बात सुनकर होंठ काट कर रह गई थी। तुम और शर्मिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बताओ क्या सोच रही थी, क्योंकि तुम्हारा सोचना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब बताओ। अब ज़ुमार के कहने पर अंजा ने गहरा सांस लिया। आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे? अंजा की इस मुख्तसर सी बात पर ज़ुमार समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। मैं कल से ऑफिस जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करना, जो नर्स कहे वही करना होगा तुमने। ओके? ज़ुमार अंजा की बात को बड़ी महारत से टाल गया था। वो कैसे अंजा से इस मोहब्बत का इजहार करता जो उसके दिल में अंजा के लिए जाग गई थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। ज़ुमार के जवाब पर अब अंजा अपनी आंखें मीच कर रह गई थी। मलिक बासा तकरीबन 1 माह बाद फिरोजली के घर आया था महरिश को लेने। वो 2 दिन बाद महरिश को कॉल कर लेता था, जिस पर महरिश को भी कोई इतराज़ नहीं था। इस 1 माह में मलिक बासत अपने अगले शिकार की तलाश में था, और महरिश को इस्तेमाल करके वो अपने मकासद में कामयाब हो सके। और अब मलिक बासत को अपना अगला शिकार मिल गया था। अब इसे महरिश की ज़रूरत थी। मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ, वहाँ मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा है। बस इसी वजह से मुझे देर हो गई। महरिश ने आप लोगों को तंग तो नहीं किया? मलिक बासत ने अपनी मीठी बातों का इस्तेमाल करते हुए फिरोजली तबस्सुम बेगम को कहा। नहीं, हमारी बेटी है, वो हमें तंग भी करेगी तो हमें बुरा क्यों लगेगा? तबस्सुम बेगम के कहने पर फिरोज अली ने हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। मैं मैरिश को लेकर आती हूँ, तबस्सुम बेगम कहते हुए चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही मैरिश हल्के गुलाबी रंग के सूट पहने, हाथ में बैग पकड़े मलिक बासी के सामने खड़ी थी। आज इसने मलिक बासु को शादी के दिन के बाद अब देखा था। मलिक बासु को देखते ही मैरिश के जख्म ताज़ा हो गए थे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल किया था। चले मैरिश, रात हो रही है। मलिक बासु की नॉर्मल कही बात पे भी मैरिज को खौफ में डाल रही थी। जी, मैरिज ने मुख्तसर सा कहा, और मलिक बासी के साथ इसकी गाड़ी की तरफ चली गई थी। घर आते ही मैरिज कपड़े तब्दील करके बेड पर आकर बैठ गई थी। इसने एक नज़र मलिक बासत पर डाली थी, जो लैपटॉप पर बिजी था। मैरिज को वो मलिक बासत लग ही नहीं रहा था, जो शादी से पहले इसकी एक छोटी सी तकलीफ पर तड़प उठता था। अब इसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा था। मलिक बासत अपने ऊपर मैरिज की नज़रों को महसूस करके उसने गर्दन मोड़कर मैरिज की तरफ जैसे देखा, मैरिज ने फ़ौरन अपनी नज़रों का ज़ाविया तब्दील कर लिया था। एक डिनर पर जाना है हमें, बहुत अहम डिनर है। बी यूनियन का तो तुमने नाम सुना है ना? इसी का ऑनर दुबई से आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने वाला है, अगर हमें मिल जाए तो हमारी कंपनी की तरक्की आसमानों को छुएगी। मलिक बासी की बात सुनकर मैरिज सरदाह भर कर रह गई थी। इसे लगा था कि वो इसे लेने इसलिए आया था कि इसे इसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो तो इसे डिनर पर ले जाने के लिए घर आया था। कब है डिनर? मैरिज ने असुदा लहजे में कहा। वो मैं बता दूंगा, अभी इसने पाकिस्तान आना है, जैसे वो आएगा इसके बाद ही डिनर होगा। वैसे मैंने इसके सेक्रेटरी से डेट ले ली है, बस तुम तैयार रहना। मलिक बासत नजरें लैपटॉप पर जमाए ही मैरिज को कह रहा था। मलिक बासत की बात मुकम्मल होते ही मैरिज ने चादर अपने ऊपर ओढ़ी और मलिक बासत के मुखालिफ करवट लेते हुए लेट गई थी, और इसकी आंखों में नमी थी। मलिक बासत अभी अपने ऑफिस से ही आया था कि कुछ देर बाद ही फिरोज अली मलिक बासत के ऑफिस पहुंच गया था। फिरोज साहब, आप? मलिक बासत फिरोज अली को देखते ही एकदम कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। इसे तवक्को नहीं थी कि फिरोज अली के ऑफिस, वो भी इतनी सुबह आएगा। मैं घर में तुमसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। फिरोज अली का लहजा इंतहाई संजीदा था। जी बैठे, आपका ही ऑफिस है, मलिक बासत ने अपनी मूंछ को बल देते हुए कहा।
बासित मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुर्तज़ा बेग की फैमिली को बर्बाद कर दोगे। मैंने इसलिए तुम्हारी शादी मैरिज से की थी, नहीं तो मैरिज मेरे लिए कीमती मोहरा था जिसे मैं जब चाहता इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया और अब तुम्हारी शादी को 1 माह होने वाला है और तुमने अभी तक ज़मान और मुर्तज़ा बेग के लिए कुछ नहीं किया। फिरोज़ अली की बात सुनकर बासित को अंदाज़ा हो गया था कि फिरोज़ अली गुस्से में है। फिरोज़ साहब, आपने अगर मुझ पर यकीन रखा है तो भरोसा किया है तो थोड़ा इंतज़ार कर ले। अगर आपके लिए मैरिज एक कीमती मोहरा थी तो मैंने भी मैरिज को ही रास्ता बना रहा हूँ। बस कुछ दिनों की बात है, मुझे बी यूनियन की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, फिर आप देखिएगा कि जमार को मैं कैसे अर्श से फर्श पर ले आता हूँ। मलिक बासर की बात सुनकर फिरोज़ अली ने मलिक बासर की तरफ देखा। मैरिज का क्या इस्तेमाल कर रहे हो तुम? फिरोज़ अली की बात ही इस अंदाज में थी कि मलिक बासर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैरिज को इस तरह इस्तेमाल करने की? फिरोज अली मलिक बासत की मुस्कुराहट से जान गया था। उसने टेबल पर गुस्से से हाथ मारा और उठ खड़ा हुआ था। रिलैक्स फिरोज साहब, रिलैक्स। मलिक बासत अपनी कुर्सी से उठकर फिरोज अली के पास आया। आपका यही जज्बा और गैरत तो चाहिए हम दोनों को, जिससे मैरिज को हम पर एतबार रहता है। मलिक बासत ने फिरोज अली के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए जैसे कहा तो फिरोज अली, जिसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, अब वहाँ कमीनगी आ गई थी और साथ ही दोनों का कहका पूरे कमरे में गूंज उठा था। हंसा शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी जब जमार की नज़र हंसा पर पड़ी, जो बीमारी से निजात के बाद भी दिल को मोह लेने वाली लग रही थी। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, खाना और मेडिसिन टाइम से ले लेना, ज़्यादा चलना फिरना शुरू मत कर देना और कोशिश करना कमरे में ही रहो, सीढ़ियाँ भी ज़्यादा मत इस्तेमाल करना और मुझे मैसेज करके अपनी तबीयत का बता देना। जमार अपने कफ के बटन बंद करते हुए हंजा को कह रहा था। जमार की बातें सुनकर हंजा का हाथ बालों में वहीं रुक गया था। इसने बस ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मुड़कर जमार की तरफ देखा। मैं अब ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, आपको देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सांस ले सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अब ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है, कोई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ जो आप इतनी एहतियात बता रहे हैं। अंजा ने बात करते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे, लेकिन वो अनजान अनजान थी किसने अभी क्या कहा था और इसका रिएक्शन क्या होने वाला था। अंजा की बात सुनकर जमार के हाथों ही बटन पर रुक गए थे। उसने अंजा की तरफ अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए देखा, जिसे देखते ही अंजा को अंदाजा हो गया था कि वो क्या बोल गई थी जो इसे नहीं बोलना चाहिए था। जमाल के यूं देखने पर रज़ा ने अपना हलक तर किया और अपने चेहरे पर पड़ते बालों को घबराहट से छुपाते हुए कान के पीछे किया। क्या कहा भी तुमने? जमाल चलते हुए अंजा के पास आ रहा था और अंजा कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, लेकिन जमाल की नज़र अंजा पर टिकी हुई थी। अंजा जबान को कंट्रोल नहीं रख सकती, क्या बगैर सोचे समझे बोल दिया है? अंजा दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी। जमाल अंजा के पास आ चुका था। वैसे बात तो तुमने ठीक कही है मिसिस, और मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बस इजाज़त चाहिए और हम दो से तीन हो सकते हैं। जमाल ने अंजा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर अंजा सुर्ख पड़ गई थी। हमजा का यूं शर्म से सुर्ख पड़ना जमार के दिल में हमजा के लिए छुपी हुई मोहब्बत को बढ़ा रहा था। वो हमजा के यूं शर्माने को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। जमार की बात सुनकर हमजा का दिल यकदम तेज धड़का था। इसने अपने होठों को काटते हुए जमार की तरफ देखा, जो उसी पर नजरें जमाए अपनी बात का जवाब सुनने के लिए बेताब था। जमार को इतनी शिद्दत से अपनी तरफ मतवज्जो होते देखकर अंजा ने जमार के हाथों को अपने कंधों से अलग किया था। आपको देर नहीं हो रही ऑफिस से? अंजा फौरन जमार के सामने से हट गई थी। ऑफिस तो बाद में भी चला जाऊंगा मिसिस, पहले मुझे इजाज़त तो देती जाओ। जमा ने बाहर जाते अंजा को कहा, जिस पर अंजा कुछ लम्हा रुकी और भी तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ गई थी। पता नहीं कब मैं इसके दिल तक पहुंच पाऊंगा। जमा ने सर दहाड़ते हुए बेड से कोट उठाया और खुद भी कमरे से बाहर आ गया था। नाश्ते से फ्री होकर जमारा और बाकी सब ऑफिस के लिए निकल गए थे। इन सब के जाने के बाद अंजा लिविंग रूम में आकर बैठ गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए गहरा सांस लिया था। अगर जमारा अपना दिल मुझे डोनेट कर देते तो मैं आज इनको देख नहीं पाती। जिस शख्स को मैं अपना सब कुछ मान कर इससे बेहद मोहब्बत कर बैठी हूँ, इससे मैं कैसे दिखती। लेकिन जमार का मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाना, अंजा ने सोचते हुए गहरा सांस लिया था। कभी जमार को मुझसे मोहब्बत तो नहीं है, कहीं जमार को मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? अगर हो गई है तो इजहार क्यों नहीं करते? अपने जज्बात का क्यों छुपा रहे हैं? और मुझे बताया भी नहीं कि वो ये सब क्यों करने लगे थे। अंजा अपनी सोचों के उलझे हुए धागों को सुलझा रही थी कि इसके मोबाइल पर दरक्षा की कॉल आ गई थी, जिसे देखते हुए अंजा ने फौरन कॉल उठा ली थी। घर आने के बाद दरक्षा अंजा को दिन में 4 से 5 बार कॉल करती थी। अब भी वो अंजा से इसकी तबीयत का पूछ रही थी। जमार ऑफिस आ गया था। फहद ने एक माह का पेंडिंग पड़ा काम जमार के सामने रख दिया था, जिसे जमार एक एक करके देख रहा था और साथ ही साथ मोबाइल की तरफ भी, जहाँ इसे किसी के मैसेज का इंतज़ार था। जमार साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी की कॉल आनी है क्या? फहद ने जमार की बेचैनी देखते हुए कहा।
نہیں کچھ نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ بی یونین کی آپ کے ساتھ میٹنگ فکس کر لی ہے؟ تم نے زمان نے اپنے موبائل کو کوٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ جی زمان صاحب، میں نے فکس کر لی ہے اور اس کی ساری تفصیل شہریار کو بھی دے دی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کی غیر موجودگی میں وہ اس ڈیل کو دیکھ رہا تھا۔ فہد کے کہنے پر زمان نے مثبت میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم شادی شدہ ہو نا؟ زمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، جس پر فہد نے حیرت سے زمان کی طرف دیکھا۔ جی زمان صاحب پوچھیں۔ فہد کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دراصل میں نے یہ پوچھنا تھا کہ زمان بات کرتے ہوئے رک گیا تھا اور فہد زمان کی طرف پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ زمان کے مزید بولنے کا انتظار کر رہا ہو۔ زمان نے گہرا سانس لیا۔ جی زمان صاحب بولیں، آگے بولیں۔ زمان کی ایسی حالت دیکھ کر فہد نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ بتا رہا ہوں، صبر نہیں ہے کیا؟ زمان کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ فہد بھی زمان کو اٹھتے دیکھ کر اٹھنے والا تھا کہ زمان نے اشارے سے بیٹھنے کا کہا اور خود کو کرسی کی بیک پر بازو جمائے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بیوی کے دل میں جگہ کیسے بناتے ہیں؟ زمان کی بات سن کر فہد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بات کریں زمان صاحب، ہم دوست بھی تو ہیں نا؟ فہد زمان کی سالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم دوست بھی ہیں۔ زمان نے کہتے ہوئے کرسی پر دوبارہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کافی ناانصافی کی ہے، لیکن اب میں اس سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ تو کسی بھی صورت اپنے لہجے میں تبدیلی نہیں لا رہی۔ تو میں اب اس کا کیا کروں؟ زمان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں زمان صاحب؟ وہ کون ہے؟ فہد نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ بیوی میری۔ اور کس کی بات کروں گا؟ زمان کی بات سن کر فہد نے شرارت بھری نظروں سے زمان کو دیکھا۔ اوہ اچھا، آپ کی بیوی، مطلب میری بھابھی، یہ تو کافی سنگین مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں میرے جیسا ناچیز آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی بیوی کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور آپ کا معاملہ بھی الگ ہے، اس لیے اپنی مدد آپ خود کریں۔ فہد نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، جس پر زمان نے اپنے دانت چبائے اور دروازے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فہد کو جانے کا کہا۔ تھینکس زمان صاحب۔ فہد نے جلدی سے فائلیں اٹھائیں اور باہر جانا ہی بہتر سمجھا۔ فہد کے باہر جاتے ہی زمان نے اپنی سائیڈ دراز کھولی اور اس میں تصویر نکالی۔ مسز زمان بیگ، کب تک اپنی ضد میں تم رہو گی؟ میں بھی تمہاری ضد توڑ کر رہوں گا، زمان نے تصویر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بی یونین کے آنرز عابد صاحب پاکستان آ گئے تھے اور آتے ہی سب سے پہلے اس کا ڈنر ملک باسط کے ساتھ تھا، جس پر ملک باسط کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بی یونین کا آنر عابد جہانگیر ایک سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 50 سے اوپر تھی۔ وہ اپنی سنجیدہ شخصیت کی وجہ سے پارٹیوں میں کم ہی آتا جاتا تھا۔ اپنے 20 سال کے بزنس کے دوران آج تک اس سے کسی نے دھوکہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتا تھا۔ اسی وجہ سے عابد جہانگیر کے ساتھ وہی لوگ ہاتھ ملاتے تھے جو اسے برداشت کر سکتے تھے۔ ملک باسط کے لیے عابد جہانگیر ایک سونے کی چڑیا تھی جسے وہ کسی صورت ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ عابد جہانگیر کے سیکرٹری نے جیسے ملک باسط کو اپنے باس کے آنے کا بتایا اور ڈنر کی ڈیٹ فکس کی تو ملک باسط مہرش کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے چلا گیا تھا۔ گھر میں بور ہوتی مہرش کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ ملک باسط کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ اپنے آپ کو ملک باسط کے لیے تیار کر کے کھڑی تھی جب ملک باسط کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے مہرش اس سے یہ پوچھتی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، ملک باسط کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر مہرش کا وجود سرد پڑ گیا تھا۔ تیار ہوگی تم؟ تو جلدی چلو، شام کو ڈنر پر بھی جانا ہے۔ بتایا تھا نا تمہیں، میں تمہیں شاپنگ کروا کر پارلر چھوڑ دوں گا اور وہاں سے ہی پک کر لوں گا۔ جلدی آ جاؤ گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ملک باسط الماری سے اپنا سوٹ نکالتے ہوئے اس نے ایک نظر بھی مہرش کی طرف نہیں دیکھا اور باہر چلا گیا تھا۔ مہرش کی آنکھوں میں آئے آنسو اس نے حلق میں اتارے تھے اور ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مہرش، تم پر گلابی رنگ کتنا اچھا لگتا ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ تم نے جب بھی مجھ سے کوئی بات منوانی ہو تو بس اس رنگ کو پہن کر آ جانا اور میں تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ زمان کے پیار بھرے اور مان سے کہے الفاظ آج مہرش کو شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جن آنسوؤں کو اس نے حلق میں اتارا تھا وہ باغی ہو کر آنکھوں سے نکل آئے تھے۔ اتنے میں ملک باسط نے مہرش کے موبائل پر کال کر دی تھی، جو شیشے کے سامنے کھڑی گلابی رنگ کا سوٹ پہنے کھڑی اپنے آپ پر ماتم کر رہی تھی۔ ملک باسط کی کال کو دیکھتے ہی مہرش نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ شام کے 5 بجے ملک باسط نے مہرش کو پارلر سے پک کیا تھا۔ بلیک کلر کا شفون کا لانگ فراک پہنے وہ سچ میں ایک حسن کا مکمل پیکر لگ رہی تھی، لیکن اس حسن نے کبھی ملک باسط کو ابھی تک متوجہ نہیں کیا تھا۔ جس مقصد سے مہرش کو لے کر جا رہا تھا اس کے دماغ میں وہی گھوم رہا تھا۔ مہرش خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں موجود تھے جو عابد جہانگیر کا ہی تھا۔
आबी जहांगीर का सेक्रेटरी पहले से आ चुका था और मलिक बासत की बेचैनी को देख चुका था। आप यहाँ इंतजार करें सर, अभी आते ही होंगे। आप कुछ लेंगी मिसेस बासत? आबिद जहांगीर की सेक्रेटरी के कहने पर मैरिज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया था, जिस पर सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए मलिक बासत की तरफ देखा, जिसने आंखों के इशारे करते हुए सेक्रेटरी को रुकने का कहा था। थोड़ी ही देर बाद आबिद जहांगीर होटल में आ गया था। ग्रे कलर के 3 पीस सूट पहने आबिद जहांगीर अपनी मुंह बोलती शख्सियत के साथ दोनों के पास आ रहा था, जिसे देखते ही मलिक बासत कुर्सी से उठ गया था। मलिक बासत को ऐसे उठता देखकर मैरिज पहले चौंकी थी और फिर वो भी कुर्सी से उठ गई थी। आज जिससे पहले मलिक बासत किसी के लिए यूं रवैया अख्तियार नहीं किया था। अरे आप लोग उठे क्यों हैं, बैठ जाएं, आबी जहांगीर ने नरम लहजे में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। डिनर शुरू हो चुका था। डिनर के दौरान मलिक बासत आबिद जहांगीर को बातों बातों में बता चुका था कि किस सेक्रेटरी से क्या फाइनल हुआ था, जिस पर आबिद जहांगीर ने मुस्कुराते हुए मलिक बासत को यकीन दहानी करवाई थी। डिनर खत्म होने के बाद आबिद जहांगीर ने अपने सेक्रेटरी को स्पेशल ड्रिंक लाने का कहा, जिससे सुनकर मलिक बासत के चेहरे पर शैतानियत की लहर दौड़ गई थी। इससे यकीन हो गया था कि आबिद जहांगीर इसके प्लान को जानता था। मिसेस बासत, ये स्पेशल ड्रिंक आपके नाम। आबिद जहांगीर ने ड्रिंक का गिलास पकड़ते हुए मैरिज की तरफ किया, जिस पर मैरिज ने मुस्कुराते हुए ड्रिंक का गिलास अपने होंठों से लगाया। मैरिज को अब तक समझ नहीं आ रही थी कि इस डिनर पे इसका क्या काम था, सिवाय खाना खाने के अलावा वो कुछ बोली नहीं थी। मलिक बासत को अंदाजा था कि कुछ ही देर में ड्रिंक का असर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। मुझे कॉल करनी है, ज़रूरी मैं आता हूँ। मलिक बासत के यूँ कहने पर मैरिज ने मलिक बासत की तरफ देखा, जिसे मुस्कुराते हुए इसे बैठने का कहा और खुद बाहर चला गया था। आप परेशान ना हो मिसेस बासत, आप इजी फील करें, आबिद जहांगीर ने ड्रिंक के गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा तो मैरिज ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। आए मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ। आबिद जहांगीर की बात पर मैरिज ने हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़ा और उठ गई थी। आबिद जहांगीर अपनी सेक्रेटरी के साथ मैरिज को अपने होटल दिखा रहा था। मैरिज भी आबिद जहांगीर के साथ अब काफ़ी इजी फील कर रही थी। मैंने जैसा सुना था आपके बारे में, आप इससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। मैरिज की बात सुनकर आबिद जहांगीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। चलिए आपको फिर कुछ और भी दिखाते हैं। आबिद जहांगीर ने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, जो कुछ कदम आगे चलकर इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। ये क्या मतलब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैरिज कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर वही रुकी थी। यकीन रखिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप डर रही हैं। अगर आप मुझे एक अच्छा इंसान समझती हैं तो इस बात पर यकीन रखें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आबिद जहांगीर ने कहते हुए मैरिज को हाथ के इशारे से अंदर आने का कहा और साथ ही अपनी सेक्रेटरी को इशारा किया कि वो मलिक बासत को बता दे कि इसके प्लान के मुताबिक सब कुछ हो गया है। आबिद जहांगीर की सेक्रेटरी ने मुस्बत में सर हिलाया और साथ ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। होटल के कमरे को गोल्डन लाइट से सजाया गया था। एक पुरसकून महक पूरे कमरे में से आ रही थी। मैरिज से सब देखते हुए उसने अपना सांस अंदर की तरफ खींचा। क्या दिखाना चाहते हैं हम? मैरिज का लहजा अब सख्त था। कैसा लगा आपको ये कमरा? आबिद जहांगीर की बात सुनकर मैरिज के पांव तले ज़मीन निकल गई थी। इसने फ़ौरन अपने मोबाइल पर मलिक बासत का नंबर डायल करना चाहा। कोई फ़ायदा नहीं मलिक बासत को कॉल करने का, इसका नंबर बंद जा रहा होगा। आबिद जहांगीर के मुंह से ये सुनते ही मैरिज ने अपने कामते हाथों के साथ जैसे ही अपना मोबाइल कान पर लगाया, आगे से मलिक बासत का नंबर बंद जा रहा था, जिसे सुनते ही मैरिज को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। सामने खड़ा आबिद जहांगीर इतनी देर में अपना कोट उतार चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस को बुला लूँगी। मैरिज ने अपने कामते हाथों से इमरजेंसी कॉल करना चाहिए थी कि आबिद जहांगीर ने आगे बढ़कर मैरिज के हाथ से मोबाइल पकड़ लिया था। मेरे करीब मत आना। मैरिज के खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे। घबराहट के साथ वो वापस दरवाजे की तरफ पलटी, कदम इसके लड़खड़ा रहे थे। कामते हाथों के साथ मैरिज मुसलसल दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। कामते हाथों के साथ महरिश ने जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसे देखते ही महरिश का सांस वहीं रुक गया था। आंसू आंखों से निकलकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। रुक जाओ मिसेस बासत, इतना शोर करोगी तो आप अपना नुकसान खुद करोगी, क्योंकि अगर आज रात आपको यहाँ से जाने भी दे दे अगर आज रात में आपको यहाँ से जाने भी दे देता हूँ और आप यहाँ से चली भी जाओगी तो आपका शोहर आपको अगली सुबह नहीं देखने देगा। आबिद जहांगीर जो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, अपनी नेचर के मुताबिक से नहायत ही आराम से मैरिज को कहा। महज जो दरवाज़ा पीटने में लगी थी, आबिद जहांगीर की बात सुनकर इसके हाथ वहीं रुक गए थे। इसने आंखें फाड़ते हुए मुड़कर आबिद जहांगीर की तरफ देखा। खुद को मत थकाएं और आकर बैठ जाएं। आबिद जहांगीर ने कमरे में रखे सोफे की तरफ इशारा किया। मैरिज ने पहले आबिद जहांगीर को देखा, फिर सोफे की तरफ। मैरिज के पास अब आबिद जहांगीर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैरिज ने अपने हाथ की पुछ से आंसू साफ किए और बोझल कदमों के साथ आकर सोफे पर सिमट कर बैठ गई थी।
یہ لیں پانی پئیں اور خود کو ریلیکس رکھیں، کیونکہ میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو۔ آبِ جہانگیر نے پانی کا گلاس مہرش کی طرف کیا، لیکن مہرش نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اٹس اوکے، اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی بعد میں۔ آبِ جہانگیر نے یہ کہتے ہوئے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود مہرش کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آبِ جہانگیر نے مہرش کی حالت دیکھ کر افسوس میں سر ہلایا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ آپ کی عمر جتنی میری ایک بیٹی ہے، جس کی شادی میں نے کچھ دن پہلے کی ہے، اس لیے میرے بارے میں آپ کے دل میں جو بھی غلط خیالات آ رہے ہیں اسے نکال دیں، کیونکہ میں ظالم ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں آپ کے شوہر کی طرح۔ آبِ جہانگیر کے منہ سے بات سن کر مہرش جیسے آگ کے انگاروں پر خود کو جلتا محسوس کر رہی تھی۔ خبردار، آپ نے میرے شوہر کے بارے میں کچھ کہا؟ اگر آپ اتنے شریف ہیں تو مجھے اس کمرے میں رات کے اس وقت کیوں لے کر آئے ہیں؟ مہرش غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ مہرش کی بات سن کر آبِ جہانگیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں کتنا شریف ہوں شاید آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی شرافت آپ کے سامنے ثابت کروں۔ اور رہی بات آپ کو اس کمرے میں لانے کی، تو یہ سب پلان آپ کے شوہر ملک باسط کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ آبِ جہانگیر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا، جس پر مہرش اپنا حلق تر کیا تھا۔ یہی سب تو میں آپ کو بتانے اور دکھانے لایا تھا۔ مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا۔ میں جب پاکستان آیا تو مجھے میری سیکرٹری نے ملک باسط کے بارے میں بتایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور جو انویسٹمنٹ میں نے پاکستان میں کرنی ہے اس کا کنٹریکٹ لینا چاہتا ہے، جس کے بدلے میں وہ میرے سامنے آپ کو پیش کرے گا۔ یہ سب سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان کس نیچر کا ہوگا، لیکن میں بس آپ سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ نہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ملک باسط یہ گندا کھیل خود سے کھیل رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی مدد کرنا چاہی تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ جس کے ساتھ پوری زندگی گزار رہی ہیں وہ شخص کیسا ہے۔ آبِ جہانگیر کی بات مکمل ہوتے ہی مہرش جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آبِ جہانگیر کے حلق سے زبان کھینچ لے۔ جو باتیں وہ ملک باسط کے بارے میں بتا رہا تھا، مہرش کے لیے اس سب پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے؟ مہرش نے حوصلہ کرتے ہوئے کہہ ہی دیا تھا، جس پر آبِ جہانگیر نے مہرش کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گی۔ امجد اندر آ جاؤ۔ آبِ جہانگیر نے باہر کھڑے اپنے سیکرٹری کو آواز دی اور جو دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ مسز باسط کو سب سنا دو جو تم نے ریکارڈ کیا تھا۔ آبِ جہانگیر کی بات سن کر اس کے سیکرٹری نے اپنا موبائل نکالا اور ملک باسط کی تمام کالز کی ریکارڈنگ مہرش کو سنا دی تھی، جسے سنتے ہی مہرش کا پورا وجود کام گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو نوچ ڈالے جب اس نے ملک باسط کی وہ بات سنی جس کے لیے وہ ایک ماہ سے پریشان تھی کہ مہرش کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، وہ ایسے کاموں میں استعمال ہو چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی مہرش کو اپنی شادی کے ولیمے کی رات یاد آ گئی تھی۔ یہ سب سنتے ہی اس کے آنسو تھے کہ مہرش کی آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ٹیبل پر رکھے وہی پانی کے گلاس کو مہرش نے جلدی سے اپنے اندر اتارا تھا۔ مہرش کی یہ حالت دیکھ کر آبِ جہانگیر نے اپنے سیکرٹری کو دوبارہ باہر جانے کا کہا۔ وہ اپنا موبائل فون اٹھاتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا میری بات کا، اپنے شوہر کا بھیانک چہرہ دیکھ لیا آپ نے۔ اور یہ بات کہ میں آپ کی مدد کیوں کر رہا ہوں، تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ میری بیٹی کی طرح ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بزنس کیا ہے جو عزت دار لوگ ہیں۔ عورت کا بزنس فیلڈ میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عورت ذات کو استعمال کرنا گناہ ہے۔ اس لیے میرا فرض تھا کہ میں آپ کے سامنے ساری حقیقت رکھ دوں تاکہ آپ مزید اپنے شوہر کی درندگی سے بچ جائیں۔ آبِ جہانگیر یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ گیا تھا۔ مہرش کے کانوں میں آبِ جہانگیر کی آواز تو پڑ رہی تھی، لیکن وہ خود کو ایک مرے ہوئے انسان کے برابر ہی سمجھ رہی تھی۔ آبِ جہانگیر نے جا کر بیڈ سے اپنا کوٹ اٹھایا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آپ صبح تک یہیں رہیں گی، یہاں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، باقی آپ خود آگے دیکھ لیں گے آپ نے اپنے شوہر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہونے والی تمام باتیں اپنے شوہر کو مت بتائیں اور جلد سے جلد اپنے بارے میں فیصلہ لے لیں۔ اور اگر آپ نے غصے میں آ کر ملک باسط کو سب بتا دیا تو میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نقصان آپ کا ہوگا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آبِ جہانگیر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مہرش کو وہی سکتے کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ آبِ جہانگیر کے جاتے ہی مہرش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچ ڈالا تھا۔ اسے اپنے وجود پر لگے اس دن کے زخموں کے نشانات سے گھن آ رہی تھی۔ بات سے تم اس حد تک گر جاؤ گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مہرش روتے ہوئے وہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب زمار گھر آیا تھا شام کے 6 بج رہے تھے جب زمار گھر آیا تھا۔ کوٹ کو بازو پر ڈالے دوسرے ہاتھ میں بیگ پکڑے وہ سیدھا لیونگ روم میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مس نازیہ نے جیسے زمار کو دیکھا وہ فوراً اسی کے پاس آ گئی تھی۔ زمار صاحب، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں لے آؤں؟ مس نازیہ نے زمار کی طرف دیکھا۔ کافی کا کپ لے آؤ۔ اور انزا کہاں ہے؟ اس نے میڈیسن لی، ٹائم سے آرام کیا؟ زمار نے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے کہا۔ جی زمار صاحب، میڈیسن ٹائم سے لے لی تھی لیکن انہوں نے ریسٹ نہیں کیا، وہ صبح سے میم
شناز کے کمرے میں ہے۔ مس نازی نے جیسے شناز بیگم کا نام لیا، زمار کے ہاتھوں ہی لیپ ٹاپ پر رک گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ کافی لے آؤ، زمار نے یہ کہتے ہوئے لیپ ٹاپ پر دوبارہ نظریں جما لی تھی۔ تو میڈم اس لیے کوئی میسج نہیں کر رہی تھی، شوہر سے زیادہ ساس کی فکر ہے، زمار نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلی چلانا شروع کر دی تھی۔ سارا دن کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے زمار کی تھکاوٹ سے بری حالت تھی، اور ابھی بھی وہ گھر آ کر کام میں مصروف تھا۔ انزا میم، نازیہ نے انزا کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو بولی، کیا ہوا؟ انزا نے نازیہ کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ وہ زمار صاحب آ گئے ہیں، کافی کا کہہ رہے ہیں انہوں نے، وہ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ مس نازی نے بتانے پر انزا کے دل کی دھڑکن یکدم بڑھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کافی مت بناؤ، رہنے دو، میں بنا لیتی ہوں، تم رات کا کھانا تیار کر لو، انزا نے مس نازی کو کہا، جس پر وہ مثبت میں سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی انزا ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے لیونگ روم میں آ گئی تھی، لیکن زمار کو دیکھ کر وہیں رک گئی تھی۔ زمار صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ زمار کے چہرے پر تھکاوٹ کے تاثرات صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ انزا دبے پاؤں کے ساتھ آگے بڑھی، کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ زمار کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ زمار کو جگا دے، لیکن پھر رک گئی۔ صوفے پر آنکھیں بند کیے وہ تقریباً سویا ہوا لگ رہا تھا۔ انزا نے گہرا سانس لی اور جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پلٹ کر دوبارہ زمار کی طرف دیکھا اور چلتے ہوئے زمار کے صوفے کے پاس آ گئی تھی۔ کنفیوز ہوتے ہوئے انزا ہاتھوں کو مسلسل مسل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے دبے پاؤں سے وہ تھوڑا آگے کو بڑھتے ہوئے اپنی نرم انگلیوں کی پوروں سے اس نے زمار کے گلے میں بندھی ٹائی کو ڈھیلا کیا تھا، اور ساتھ ہی اپنا سانس اندر کی طرف کھینچتے ہوئے تھوڑا آنکھوں کو سپیٹتے ہوئے کوشش کر رہی تھی کہ زمار جاگ نہ جائے۔ ٹائی کو ڈھیلا کرنے کے بعد انزا نے جیسے زمار کی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ بٹن کی طرف لے کر گئی، زمار نے فوراً اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے انزا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ زمار کے یوں اچانک اٹھ جانے پر انزا گھبراہٹ سے فوراً پیچھے کو ہونے والی تھی کہ زمار نے انزا کے بازو پر اپنی ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ انزا لڑکھڑاتی ہوئی، اس کا ایک ہاتھ صوفے کی بیک پر جا لگا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زمار کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے چہروں میں بس کچھ انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کیا کر رہی تھی مسز تم؟ اپنے شوہر کی عزت پر ہاتھ ڈال رہی تھی؟ زمار نے انزا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو زمار کے اتنے قریب آنے پر سرخ پڑ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں تو وہ انزا اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ زمار بول پڑا، مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہی تھی، کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی تمہیں؟ زمار نے اپنے ماتھے پر بر لاتے ہوئے کہا۔ وہ موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اور یہی وہی موقع تھا کہ وہ انزا کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سن سکے۔ زمار کی بات سن کر انزا یکدم گھبرا گئی۔ استغفر اللہ، میرا بھی دماغی توازن بگڑا نہیں ہے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے خود کو زمار کی گرفت سے نکالنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر مجھ سے محبت کرنے کا سوچنا بھی مت، زمار نے اپنے لہجے میں مصنوعی کڑواہٹ لاتے ہوئے کہا۔ زمار کی بات سن کر انزا، جس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، اس نے فوراً زمار کی طرف دیکھا، لیکن اگلے لمحے ہی وہ زمار کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ زمار کیا چاہ رہا تھا۔ میں محبت بعد میں کرتی ہوں مسٹر شوہر، پہلے قبضہ کرتی ہوں، چاہے وہ دل پر ہو، روح پر ہو یا آپ پر ہو۔ اب آپ بھی سمجھ گئے نا؟ انزا نے بڑی دلیری سے جواب دیا تھا، جسے سنتے ہی زمار مسکراتے ہوئے انزا کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں مسز زمار بیگ، آپ میری ایک مسکراہٹ کی مار ہیں، زمار نے کہتے ہوئے انزا کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ زمار کو اتنا قریب محسوس کرتے ہوئے انزا سانس لینا بھول گئی تھی۔ اپنے اس ناچیز شوہر کو کب معاف کریں گی اور کتنا تڑپائیں گی آپ؟ زمار نے بات کرتے ہوئے انزا کی آنکھوں میں دیکھا، جو شرم و حیا سے جھک گئی تھی۔ زمار کے یوں اچانک اتنے قریب آنے پر انزا کو اتنی مہلت نہیں مل رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ انزا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے زمار نے انزا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اسے مزید قریب کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو اور چلتی سانسوں کو صاف محسوس کر سکتے تھے۔ زمار انزا کو مزید کرتے ہوئے جیسے ہی انزا کے ہونٹوں کے قریب آیا، انزا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے زمار انزا کے مزید قریب ہوتے اپنی محبت کی چھاپ انزا کے ہونٹوں پر لگاتا۔ شہریار کی آواز سنتے ہی دونوں جو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اپنے ہوش میں آ گئے تھے۔ شہریار کی آواز پر انزا فوراً زمار سے پیچھے ہٹ گئی تھی، اور زمار نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے انزا کو آزاد کرتے ہوئے فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بھائی آپ کو میں ڈھونڈ رہا تھا، کہاں تھے آپ؟ شہریار نے لیونگ روم میں آتے ہوئے کہا۔ ارے بھابی آپ بھی یہاں ہیں، ایک چائے کا کپ تو لا دیں، بہت طلب ہو رہی ہے۔ شہریار نے تو جیسے انزا کو وہاں سے جانے کا بہانہ دے دیا تھا۔ انزا فوراً کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ تم ہمیشہ غلط وقت پر ہی کیوں آتے ہو؟ زمار نے اپنی ٹائی کو مزید ڈھیلا کرتے ہوئے کہا، تو شہریار نے زمار کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا غلط وقت؟ شہریار نے فائل ٹیبل پر رکھی جو وہ زمار کو دکھانے لایا تھا۔
कुछ नहीं, बताओ क्या बात है, ज़मार ने टेबल पर रखे कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहा। ज़मार के कहने पर शहरयार फाइल उठाई जो आबिद जहांगीर के बारे में थी। शहरयार ज़मार को तफसील बता रहा था और ज़मार बार बार किचन की तरफ देख रहा था। अंजा के जैसे किचन में आई, इसने आते ही गहरा सांस लिया, अपने दोनों हाथों की पुश्त को अपने गालों पर रखते हुए गालों से निकलती हिद्दत को कम करने की कोशिश की थी। कंट्रोल अंसा, इतनी जल्दी अब मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करूंगी। शुक्र है कि शहरयार आ गए, नहीं तो। अंसा सोचते हुए पहले तो शर्मा गई थी, लेकिन इसने फौरन खुद को नॉर्मल करते हुए चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया था। थोड़ी देर बाद ही अंसा चाय बनाकर जैसे लिविंग रूम में की तरफ आई तो उसके कदम वहीं रुक गए थे जब इसने शहरयार के मुंह से मैरिज का नाम सुना था। भाई कन्फर्म है, आप मीटिंग रखेंगे आबिद जहांगीर के साथ, क्योंकि आज महरिश बासित के साथ आबिद जहांगीर के डिनर पर गई हुई है। इसने हमसे पहले ही आबिद जहांगीर से डिनर फिक्स कर लिया था। शहरियार के बताने पर जमाल को सोच में पड़ गया था। ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हमने आबिद जहांगीर के साथ बिजनेस करना है, अगर वो नहीं चाहेगा तो हम इसके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। अलबत्ता मुझे इस बात का यकीन है कि आबिद जहांगीर को हमारा प्रपोजल पसंद आएगा। ज़ुमा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए फाइल बंद कर दी थी। अंजा ने एक गहरी सांस ली। वक्त के साथ सब ठीक हो रहा था, लेकिन महरिश का साया अभी भी अंजा की खुशियों के पीछे था। महरिश का एक बार फिर जिक्र सुनकर अंजा ना चाहते हुए भी इसके चेहरे पर उदासी आ गई थी। खुद को नॉर्मल करते हुए अभी अंजा ने दोबारा अंदर आने के लिए कदम बढ़ाए थे कि फिर वहीं रुक गई थी जब शहरियार ने अंजा का नाम लिया था। लेकिन भाई, आपे जहांगीर ने तो फैमिली को इनविटेशन दी है, तो क्या आप भाभी को साथ लेकर जाएंगे? शरिया की बात सुनकर जमार ने कॉफ़ी का घूंट लिया। नहीं, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा। जमार के लहजे में इंतहा की संजीदगी थी। जमार की बात सुनकर रमजान ने अपने कदम अंदर लिविंग रूम में रखे। लेकिन मैं जाऊंगी, रमजान ने शहरिया के सामने चाय का कप रखते हुए जैसे कहा तो जमार ने फौरन माथे पर बल लाते हुए रमजा की तरफ देखा। तुम कहीं नहीं जाओगे। जमार के जवाब पर रमजा ने पहले ही शहरिया की तरफ देखा, जिसने अपने कंधे जाते हुए हाथ खड़े कर दिए थे। मैं क्यों नहीं जा सकती? हाँ, अंजा जमाल के सामने कुर्सी खींचकर बैठ बैठ गई थी। जब बोला है तुम नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे, बहस का कोई फायदा नहीं है। जमाल ने आंखें फैलाते हुए अंजा की तरफ देखा। इसमें फ़ायदा नुकसान की कोई बात नहीं है, आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी 40% शेयर होल्डर हूँ कंपनी की। अंजा की बात सुनकर जमाल ने अपने दोनों हाथों की कैंची बनाई और थोड़ा झुका। मिसेस जमाल बेग, तुम कंपनी के सारे शेयर्स ले लो। इनफैक्ट मैं अपनी कंपनी भी तुम्हारे नाम कर देता हूँ, लेकिन तुम बिजनेस मीटिंग में नहीं जाओगी। इट्स माई फाइनल डिसीजन। जमाल की बात सुनकर जहाँ अंजा शॉक्ड हुई थी, वहाँ शहरियार का मुंह खुले का खुला रह गया था। मुझे इस टॉपिक पर मजीद बहस नहीं करनी। जमाल ने अपना लैपटॉप उठाया और कमरे की तरफ चला गया था। वाह वाह, कमाल कर दिया भाई ने, इतनी अच्छी ऑफर, शहरिया ने तालिब जाते हुए कहा तो अंजा ने गुस्से से दांत पीस कर रह गई थी। जमाल कमरे में आ गया था। आते ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी कलाई से घड़ी उतार रहा था। जब अंजा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी, जमाल ने तिरछी निगाहों से अंजा को देखा जो इसकी तरफ ही आ रही थी। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कह लो। अंजा के पास आने से पहले ही जमाल बोल पड़ा था। लेकिन डैड ने मुझे कहा था कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ, तो बिजनेस मीटिंग में जाने में क्या हर्ज है? अंजा ने सीने पर हाथ बांधते हुए नरम लहजे में कहा तो जमाल ने अपनी शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड करते हुए इसे मुड़कर अंजा की तरफ देखा। वो ऑफिस हमारा है, तुम वहाँ मिसेस जमाल और बेग फैमिली की बहू बनकर जाओगे, और वो तुम्हारा अपना ऑफिस होगा। और बिजनेस मीटिंग में ऐसा नहीं होता, समझ आई अब तुम्हें? जमाल ने आस्तीनों को फोल्ड करके कमर पर दोनों हाथ रखते हुए थोड़ा झुककर अंजा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मैं जा तो आपके साथ ही रही हूँ ना, किसी गैर के साथ थोड़ी जा रही हूँ। वैसे भी ये फैमिली इनविटेशन है, तो मेरा जाना भी तो ज़रूरी होगा ना। अंजा बात करते हुए जमाल के पीछे चल पड़ी, जो अलमारी में रखी फाइल्स निकालने लग गया था। अंजा की बात पर जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया था। आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं कुछ कह रही हूँ, अंजा जमाल के करीब होते हुए कहा। अंजा प्लीज़ बात को मत बढ़ाओ, एक बार कह दिया कि तुम नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे। मुझे बहुत काम है, वो करने दो। अब दोबारा नहीं बोलना, ओके? जमाल ने पलटते हुए कहा तो अंजा ने आंखें सुफेरते हुए जमाल को देखा। क्यों ना बोलूँ मैं? अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है तो मैं बोलूँगी, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं दे देते। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपके साथ ही जा रही हूँ, और आप मेरे मिस्टर शोहर हैं तो मिस्टर शोहर के साथ ही तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना। अंजा मुसलसल बोल रही थी और जमाल टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठे खामोशी से फाइलों को देख रहा था। अंजा, 2 मिनट के लिए तुम खामोश हो सकती हो? मेरा दिमाग पहले ही काम की वजह से बहुत घुमा हुआ है, मुझे मजीद तंग मत करो। मैंने जो बात कह दी है वो आप बदल नहीं सकती। ज़ुमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ठीक है, मैं आपको मजीद तंग नहीं करती और ना ही अब बात करूंगी। आप कौन सा मेरी पहले बात सुन रहे थे जो अब सुनेंगे? लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूँगी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपके साथ जाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। अंजा ने मुंह बनाते हुए अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया था। सच में तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी? ज़ुमा ने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा।
हाँ, मैं सच में नाराज़ हो जाऊँगी, अंजा ने गर्दन को थोड़ा ऊपर करते हुए कहा। थैंक यू सो मच मिसेस, तुम नाराज़ हो जाओ यही ठीक है, ठीक रहेगा, कम से कम मैं अपना काम तो मुकम्मल कर लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मा ने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए जैसे कहा तो अंजा ने गुस्से से ज़मा की तरफ देखा। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, बिला वजह मुझे तंग करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, मैं सच में आपसे बात नहीं करूँगी। अंजा ज़मीन पर पाँव मारते हुए बेड की तरफ चली गई थी। उफ, बीवी को समझाना कितना मुश्किल काम है, कल तक नाराज़ रहेगी तो अच्छा है, मीटिंग भी हो जाएगी। ज़मा ने दिल में सोचा और दोबारा कुर्सी पर बैठकर काम में बिजी हो गया था। अंजा बेड पर बैठी अपने होंठों को काटते हुए बार बार जमा की तरफ देख रही थी, वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी। अब क्या बात है? अंजा को अपने पास दोबारा खड़ा देखकर जमा ने पेन फाइल पर रखते हुए इसकी तरफ देखा। वो मैं कहने आई थी, वैसे तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, वो भी पक्की वाली, लेकिन अब जो के हाथसाथी तौर पर मेरे शोहर बन गए हैं तो आपको हर काम बताकर करना तो मेरा फ़र्ज़ है ना। अंजा के हाथसाथी बात पर जमा ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए इसकी तरफ हैरत से देखा। इतने शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे हाथसाथी शौहर हैं, इस बात को तस्लीम कर लें, और मैं आपसे कोई इतनी लंबी बात नहीं करने आई, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुझे पता है आप बिज़ी हैं, एक माँ बात ऑफिस गए हैं। तो हंसा बातों को घुमा फिरा रही थी, जिसे सुनकर एक तरफ जमार को हंसा पर बेहद प्यार आ रहा था, दूसरी तरफ इसका वक्त ज़ाया हो रहा था। तुम मुसलसल 5 मिनट से यही बातें कर रही हो, और वैसे तो मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो अभी भी तुम मेरा वक्त नहीं ले रही क्या? जमार की बात पर हंसा ने गहरा सांस लिया। वो मैं कल जिब्रान साहब के ऑफिस जा रही हूँ, ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक बाबा जान के केस का कुछ पता नहीं लगाया, तो आप मुझे कल अपने साथ नहीं लेकर जा रहे तो मैं फिर जिब्रान साहब के ऑफिस चली जाऊंगी। अब ये काम भी तो मुकम्मल करना है ना। डैड भी आज पूछ रहे थे, अंजा ने बात करते हुए अपने बालों की लट को उंगली में गोल गोल घुमाते हुए कहा, जिस पर जमा ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए आंखें मींच ली थी। इस दिन के वाक़े के बाद जमा ने अंजा को सख्ती से मना कर दिया था कि वो जिब्रान शाह के साथ अकेली नहीं जाएगी। वो हंसा को इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि और ना ही रोक सकता था कि और जबरान के साथ अकेले जाने भी नहीं दे सकता था। इससे बेहतर वो इसे अपने साथ बिजनेस मीटिंग में ले जाता। इससे पहले जमान कुछ कहता, हंसा दोबारा बेड की तरफ मुड़ गई थी। ये लड़की भी ना। जमान ने गहरा सांस खारिज करते हुए टेबल पर रखी फाइल को बंद कर दिया था और कुर्सी से उठ गया था। हंसा बेड पर जाकर लेट गई थी। इसने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली थी जो चेहरे तक थी। जमान चलते हुए हंसा के पास आया। कल दोपहर को तैयार रहना, मैं पिक करने आ जाऊंगा मीटिंग के लिए। जमा रंजा के सर पर खड़ा कह रहा था और रंजा चादर में चेहरा छुपाए मुस्कुरा रही थी। सुबह के 10 बजे मलिक बासत इसी होटल में इसी कमरे में मैरिज के पास बेड पर बैठा हुआ था। मैरिज सारी रात रोती रही थी। इसे कब नींद आई और कब इसके पास आकर मलिक बासत बैठा था, इसे कुछ खबर नहीं थी। मलिक बासत सोती हुई मैरिज को बड़े गौर से देख रहा था। मैरिज ने यकदम अपनी आंखें खोली। अपने सामने मलिक बासत को देखकर मैरिज हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। पता नहीं तुम्हें अचानक क्या हो जाता है, कल भी तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे रात यही रुकना पड़ा। मलिक बासत बड़ी आसानी के साथ मैरिज को अपनी बात का यकीन दिला रहा था, और मैरिज शायद मलिक बासत की बात का यकीन भी कर लेती, जैसे वो पहले कर चुकी थी, अगर आबिद जहांगीर से हकीकत से कहा ना करता। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि अब की बार आबिद जहांगीर जैसा इंसान इसके सामने था, नहीं तो वो फिर एक बार किसी भेड़िए के जाल में फंस जाती। महरिश ये सब सोच ही रही थी कि मलिक बासत का मकान चेहरा देख रही थी। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, मलिक बासत ने बेड से उठते हुए कहा। तो मैरिश ने खूनख्वार नज़रों से मलिक बासत की तरफ देखा, जैसे वो अभी इसकी जान ले लेगी, लेकिन साथ ही इससे आबिद जहांगीर की बात याद आ गई थी कि अगर वो कोई बेवकूफ़ी करेगी तो मलिक बासत इसे मार देगा। नहीं, मैं घर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैरिश ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बेड से नीचे उतर आई थी। मलिक बादशाह ने भी दोबारा कोई बात नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद कोई बात करे और मैरिश को कुछ भी याद आ जाए, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि मैरिश सब कुछ जान गई थी। तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नावल बहुत अच्छा है, दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो एपिसोड पढ़कर अपनी कीमती राय लाजमी दीजिएगा। लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, और अगले एपिसोड के साथ मैं इंशाल्लाह कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।